हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पे जो हम सबको यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है। यानी कि इंडियन लोग अभी स्टॉक मार्केट की तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो कि ये जो है स्टॉक मार्केट कहो या फिर जो है कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस कहो या फिर ऑनलाइन वर्क कहो, इसकी तरफ जो है यहाँ की आजकल की युवा पीढ़ी धीरे धीरे ही सही बढ़ रही है। और इसके बहुत सारे रीजन भी होते हैं। मतलब ये जो ऑनलाइन का ये जो तरीका था ये ज्यादा करके लॉकडाउन से शुरू हो गया। अभी जो सारे लोग हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के ऐसे बहुत सारे तरीके सर्च करते हैं और उस तरह से उस टाइप से जो है यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं और कमा भी रहे हैं। तो उसमें से एक स्टॉक मार्केट है। लेकिन फ्रेंड, क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट तो एक ऑनलाइन पैसे कमाने का जरिया है, लेकिन यहाँ पे एक एनालिसिस का भी एक पोर्शन रहता है, एक सेगमेंट रहता है जो कि लोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो है रातों रात मतलब जो है रात ऐसे वो आएंगे मार्केट पे छाएंगे और रातों रात अमीर होके यहाँ से निकलेंगे, ऐसा उनका नजरिया रहता है। उनका जो नजरिया है कुछ इस तरह का रहता है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बहुत सही रहता है या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी करना भी बहुत सही रहता है, लेकिन कितना सही रहता है ये भी हमको जान लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में तो कहने का बस एक ही मकसद है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट से कितना एक्चुअली लोग प्रॉफिट करके जाते हैं क्या आपको पता है? तो शायद नहीं पता है। तो मैं आज के इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ कि जो सुनकर आप मतलब सोचने को मजबूर हो जाओगे कि मतलब लोगों के पास एक्चुअली यार कितना पैसा रहता है। जो मिडिल क्लास वाले लोग रहते हैं उनके पास 1% भी पैसा नहीं रहता है जितना कि अमीर लोगों के पास रहता है। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं और यहाँ पे जो है अपना तकदीर आजमाने वो आते हैं। और ऐसे ही एक पर्सन की कहानी जो है जिसका नाम है शिव प्रसाद भाटोड़ेकर। और ये जो कहानी है एक ऐसे पर्सन की है कि मतलब आप सोचने को मजबूर हो जाओगी कि लक यानी कि एक्चुअल क्या रहता है। और मार्केट जो है एक नॉर्मल आदमी को रिच आदमी भी बना सकती है या फिर एक रिच आदमी को एक नॉर्मल आदमी भी बना सकती है। इतनी पावर जो है मार्केट में रहती है। सिर्फ हमको क्या करना आना चाहिए कि मार्केट का अच्छी तरह से एनालिसिस करना आना चाहिए। इसके साथ साथ एकदम प्रोफेशनल लेवल का हमको मार्केट में बनना चाहिए। यहाँ पे एक चीज तो यह भी है कि आप चाहे कितना भी एनालिसिस करो, कितना भी अपनी ओर से मार्केट की स्टडी करो या फिर मार्केट की पूरी नॉलेज लो, फिर भी जो है मार्केट का डायरेक्शन जो है किस तरफ जाने वाला है ये कोई भी नहीं बता सकता। मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, डाउन जाता है तो कितना डाउन जा सकता है या फिर अप अगर जाता है मार्केट तो कितना अप जा सकता है। ये जो डायरेक्शन है मार्केट का कोई भी नहीं बता सकता, चाहे कितना भी प्रो लेवल का ट्रेडर हो या फिर बिगिनर हो या फिर कोई भी हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, बंदा नहीं है कोई भी ऐसा जो एक्यूरेट मार्केट का एनालिसिस करके मार्केट का डायरेक्शन है वो बता सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो आपको मैं एक ऐसे बंदे की यानी कि ये जो शिव प्रसाद है, इस शिव प्रसाद की कहानी बताने जा रही हूँ। एक्चुअल ये जो बंदा है ये पुणे सिटी में रहने वाला बंदा है और पुणे सिटी में इसका अपना एक खुद का घर रहता है। और इसकी जो लाइफ उसने जी रहती है वो बहुत ही लग्जरियस और लैविश लाइफस्टाइल जी रहा होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है उसकी जिंदगी में जो काम करने के लिए मजबूर है, काम करने के लिए यानी कि सर्विस करने के लिए वो कंपनी में जाता है और उसको जो सैलरी मिलती है फ्रेंड वो है 25,000 टू 27,000। इस लेवल में ही उसको जो सैलरी है वो मिलती है। शिव प्रसाद की एक्चुअल शादी हो गई है, इसके माँ बाप है और दो छोटे बच्चे भी हैं। और जो लाइफस्टाइल है यानी कि पूना में जो है उनका एक अलग से बंगलो रहता है, सादा नॉर्मल फ्लैट भी नहीं रहता, इनका बहुत बड़ा बंगलो रहता है। और आज के ज़माने में वो जो बंगलो है वो बंगलो की कीमत 2 करोड़ रुपीज़ है। और यहाँ पे एक बात यह बता के चले कि ऑब्वियसली अगर उनका बंगला है तो रिच होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ उनका खुद का एक बिजनेस रहता है और वो खुद के बिजनेस में
एक्चुअल क्या उनका बिजनेस है इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस रहता है उनको। उसकी माँ को बहुत सारी ज्वेलरीज भी रहती है, सुख सुविधाएं है, सारी की सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल है उसके घर में, और एकदम लग्जरियस और लैविश लाइफस्टाइल ये सारे लोग जी रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो शिव प्रसाद के पापा रहते हैं, तो पापा को एक कलीग्स रहता है उनका, दोनों की पहचान हो, मतलब आगे वाला जो बंदा है वो भी एक बिजनेसमैन हो और इसके शिव प्रसाद के पापा जो रहते हैं वो भी एक बिजनेसमैन रहते हैं। तो क्या होता है, बिजनेस के चलते उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, यानी कि घाटा हो गया फिर प्रॉफिट हो गया, ऐसा तो सिलसिला चलता रहता है। मतलब शिव प्रसाद के जो पापा थे उनको एक पैसों की इमरजेंसी थी, इमरजेंसी पैसा चाहिए था। तो इमरजेंसी पैसा जो है उनका जो फ्रेंड रहता है उन्होंने दिया होता है शिव प्रसाद के पापा को। इमरजेंसी जो फंड रहता है वो आगे वाले बंदे ने शिव प्रसाद के पापा को दिया हुआ रहता है और शिव प्रसाद के पापा भी लौटाते हैं। तो मतलब क्या है ना कि अगर जरूरत के समय कोई भी अगर काम आ जाता है बंदा, तो हम उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो सेम वैसी ही कंडीशन हो गई, क्योंकि जिस टाइम जो है शिव प्रसाद के पापा को जरूरत थी पैसे की, तो वो जो बंदा है उसने शिव प्रसाद के पापा को पैसे दिए थे। तो यहाँ पे कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाने के बाद जो है, जो बंदा रहता है जिन्होंने शिव प्रसाद के पापा को मदद की थी ना, तो वो जो बंदा है तो वो उसको इमरजेंसी फंड चाहिए होता है। और कितना फंड रहता है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए की। जब वो मुसीबत में थे तो वो बंदे ने ही उनको हेल्प किया था। तो वो चीज याद में रखकर शिव प्रसाद के पापा बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरे पास उतना तो अभी तो अवेलेबल नहीं है। तो जो आगे वाला जो बंदा रहता है वो बोलते कि आपका जो घर है वो गिरवी रखो, आपका घर मैं गिरवी रखता हूँ और उसके ऊपर मैं जो मुझे पैसे चाहिए वो ले लेता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की बात है। 15 दिन में जो है मैं अगली पार्टी से आगे वाली पार्टी से पेमेंट आने वाला है, और 15 दिनों में जो है मैं आपको ये जो पेमेंट है, यानी कि आपका जो घर गिरवी रखा है मैंने, वो छुड़ा के दे दूंगा। शिव प्रसाद के पापा को थोड़ा बर्डन आता है, लेकिन याद रहता है ना कि वो बंदे ने जो है उनकी मदद की थी। और शिव प्रसाद के पापा जो रहते हैं इस बारे में सोचते हैं कि क्या करे या ना करे। फिर तो वो एक डिसीजन ले लेते कि सिर्फ वो बंदा बोल रहा है कि सिर्फ 15 दिनों की बात है, 15 दिन होने के बाद जो है घर वो छुड़ा देंगे। शिव प्रसाद के जो पापा रहते वो बोलते कि चलो ठीक है, मतलब वैसे भी क्या 15 दिन की बात है, ऐसे देखते देखते 15 दिन तो चले जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। और आखिर करके तो वो बंदे ने उनकी हेल्प भी की थी, तो इसलिए जो है अभी अभी इनकी बारी है कि हेल्प करना, तो इस वो बंदे की हेल्प करना उनका ड्यूटी है, ऐसा उनको लगता है। तो वो अपना घर लिख के देते हैं वो बंदे को। फिर आगे क्या होता है कि 15 दिन भी गुजर जाते हैं, फिर 1 महीना गुजर जाता है। फिर इनका जो है फोन वो शुरू रहता है वो बंदे को, शिव प्रसाद के पापा का, कि क्या हुआ, मुझे जो है मेरा घर छुड़ा के दे दो बोल के, या फिर जो है मुझे पैसा दे दो। तो 1-2 बार वो बंदा बोलता है कि ठीक है, अभी तक पेमेंट नहीं आया है मुझे अगली पार्टी से, तो जैसे ही पेमेंट आ जाएगा तो मैं जो है का घर दे दूंगा, मतलब जो है गिरवी रखा हुआ जो घर है वो छुड़ा के दे दूंगा। तो शिव प्रसाद के पापा बोलते कि ठीक है। 1 महीना गुजर जाता है, फिर दूसरा महीना भी आ जाता है, लेकिन जो है वो बंदा कुछ कॉल वगैरह वहां से तो करता ही नहीं है। कॉल अगर करना है तो शिव प्रसाद के पापा को ही करना पड़ता है, और फिर से जो है वो कॉल करते। अगली बार क्या होता है कि शुरुआती तो 1-2 महीने में जो बंदा था आगे का, उसने कॉल उठाना शुरू था, मतलब फोन पे वगैरह उनकी बातें चलती थी। लेकिन फिर जो है एक 3 मंथ्स के बाद क्या होता है कि जब शिव प्रसाद के पापा कॉल करने को जाते हैं तो वो जो बंदा है आगे से कॉल भी नहीं उठाता है। तो फिर जो शिव प्रसाद के पापा का जो है टेंशन आ जाता है, टेंशन इतना आ जाता है कि वो जो है उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस के पापा बैंक वालों को लेकर पुलिस को भी लेकर, वो बंदे का जो नंबर रहता है मोबाइल नंबर, तो वो लोकेशन से जो है सबको लेकर, यानी कि बैंक ऑफिसर को लेकर और पुलिस को लेकर उस लोकेशन तक पहुंचता है। तो डायरेक्ट वो उसके घर पर जाता है। जाने के बाद क्या होता है कि शिव प्रसाद के पापा वो आदमी को पकड़ लेते हैं और पूछताछ करते, तुमने तो कहा था कि जल्दी ही तुम्हारा घर छुड़ा के दे देंगे, लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं किया। ऐसी बातें चल ही रही रहती है। तो अचानक ही जो बंदा रहता है आगे का, वो उनको ऐसे धक्का मारकर गायब हो जाता है, मतलब दौड़ने लगता है, भाग जाता है वहां से। तो फिर सबको पता चलता है कि यानी कि ये जो बंदा है आगे का, ये तो फ्रॉड निकला, क्योंकि इसलिए तो वो भाग रहा है।
तो मतलब शिव प्रसाद के पापा कब तक उसके पीछे भाग सकते थे। तो शिव प्रसाद के पापा ने जो बैंक ऑफिसर से कहा कि देखो ये बंदा फ्रॉड है और इसने मुझे फंसा है। तो बैंक ऑफिसर क्या बोलते हैं कि मतलब ये जो है तुम्हारा आपसी मामला है, तो घर है ये तो तुम्हारे नाम पे है, तो इसलिए जो है इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, तुमको उसको चाहे कुछ भी तरह से चाहे से ढूंढना है वो ढूंढो, हम हमारा प्रोसेस करेंगे, तुम तुम्हारा प्रोसेस करो, तुम्हारे बीच में हमारा मतलब कोई भी संबंध नहीं आता है। तो बैंक ऑफिसर ने तो सीधा जवाब दे दिया कि जो है तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो। फिर शिव प्रसाद के पापा बहुत टेंशन में आ जाते, क्योंकि जो है बैंक ऑफिसर ने भी ऐसा कह दिया रहता है, और ढूंढने को तो क्या मतलब पुलिस भी कब तक उसके पीछे भागेगी, क्योंकि वो जो बंदा है आगे तक निकल गया होता है। शिव प्रसाद के पापा जो रहते हैं वो बिजनेस में थोड़ा थोड़ा उनको लॉस भी होने को लगता है, और लॉस होने के बाद जो है उनको वो बीमार गिरते हैं, उनको बीपी शुगर भी रहता है, और फिर से जो है उनको किडनी प्रॉब्लम भी रहता है। तो उनका जो खर्चा है हॉस्पिटल का वो बढ़ जाता है, और वो जो सारा खर्चा है शिव प्रसाद के ऊपर आ जाता है। और शिव प्रसाद एक पेशे से अगर बोलो तो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, और इसके साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी है, लेकिन बिजनेस उनका मतलब जो है थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ रहता है बिजनेस में। तो बिजनेस में उतना मतलब नहीं रहता है कि कुछ भी मतलब बिजनेस से उनको नहीं मिलता है। जो बैंक वाले जो बोलते हैं कि जो हफ्ता है यानी कि जो घर में वो रह रहे हो तो उसका ईएमआई उनको ही देना पड़ेगा, क्योंकि घर जो है उनके नाम पे यानी कि शिव प्रसाद के पापा के नाम पे जो घर रहता है, तो उनको ही ऑब्वियसली पैसा देना पड़ेगा। तो मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, और शिव प्रसाद के पापा तो मतलब एकदम पूरे बेचैन से हो जाते कि उन्होंने क्या सोचा था। बिजनेस भी मानो के रुक गया है, और ऊपर से जो है घर भी मतलब उन्होंने जो है मॉर्गेज पे दिया है, और घर का भी ईएमआई दो, और ऊपर से जो है बिजनेस से भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या ही करेंगे। वो इसी टेंशन में जो है दिन रात रहते हैं, और इसी टेंशन में जो है उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है, और हार्ट अटैक आने के बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शिव प्रसाद पर आती है। शिव प्रसाद फिर वहां से जो है तय करता है कि बिजनेस वगैरह सारा छोड़ के नॉर्मल सी कंपनी में वो जॉब करने लगता है, और वहाँ पे जो है उसका पेमेंट जो रहता है वो 20 to 25,000 रहता है। तो वो 25,000 में क्या ही करेंगे, मतलब घर का ईएमआई देंगे, या फिर घर खर्चा करेंगे, या फिर लाइट बिल होता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चों का फीस होता है स्कूल का वगैरह, ऐसे बहुत सारे खर्चे रहते हैं, वो कैसे क्या मैनेज कर सकता है। तो शिव प्रसाद इसी सोच में रहता है। और ऑफिस में जो मतलब वो बैठता है, तो उसका जो फ्रेंड रहता है वो मतलब उसके मोबाइल से वो ट्रेडिंग उसका शुरू रहता है। तो शिव प्रसाद बोलते हैं कि क्या कर रहा है तू, मुझे भी बता। तो वो बोलता है कि ये जो है स्टॉक मार्केट है, और यहाँ पे जो है मतलब वो बताता है कि जितना रिस्क है उतना ही लेना चाहिए, या फिर जो है यहाँ पे बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन बहुत सारा पैसा भी मतलब जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं कि इतना ही पैसा हमारे पास आएगा, या फिर जो है हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट में ही बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। वो सारा बंदा जो रहता है वो उसको बता देता है सारा बात। लेकिन शिव प्रसाद क्या बोलता है कि मुझे भी करना है बोल के। तो वो बंदा फिर बोलता है कि मतलब देख रिस्क वाला काम है, तो तू ना ही कर तो अच्छा है। तो नहीं बोलता है शिव प्रसाद, क्योंकि जो है घर का सारा टेंशन भी शिव प्रसाद को रहता है, बहुत सारा जो है घर की जिम्मेदारी शिव प्रसाद के ऊपर आने के कारण जो है शिव प्रसाद ये कदम उठाता है। और वहाँ पे जो है शुरुआत में जो है शिव प्रसाद वहाँ पे 10,000 रुपीज लगाता है। 10,000 में शिव प्रसाद को एक उस दिन का जो है 2,000 समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तो वो प्रॉफिट से शिव प्रसाद बहुत खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होता है कि शिव प्रसाद जो है एडिक्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट का ट्रेड लेने के लिए, इतना एडिक्ट हो जाता है कि वो बोलता है कि अगर दिन में मतलब 1,000 या फिर 2,000 भी रुपए आए तो भी ठीक है। ऐसे से अगर घर का कुछ एक काम भी अगर हो जाता है, या फिर मानो कि लाइट बिल हो गया, फिर बच्चों का फीस हो गया, अगर वो भी कम हो जाता है खर्चा तो मेरे लिए बहुत है। इस सोच में शिव प्रसाद रहता है। फिर आगे क्या होता है कि शिव प्रसाद को ऐसा लगता है कि जितना मतलब अगर क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, जो वो पोजीशन ले रहा था तो वो पोजीशन साइज अगर बढ़ा दी जाए तो मतलब अच्छा रहेगा कि जो कम प्रॉफिट आ रहा है वो ज्यादा प्रॉफिट आने को शुरू हो जाएगा, और उसको उतना टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो वो क्या करता है फिर अपनी माँ को बताता है कि
जो उसके ज़ेवर वगैरह रहते हैं, तो वो बोलता है कि वो गिरवी रखो। तो उसको कुछ ना कुछ अगर मिलता है मेरे बेटे को, तो क्या ही करेंगे, वो सोना पास में रख कर क्या ही करेगी ना वो, तो इसलिए जो है वो भी मान जाती है और शिव प्रसाद वो जो सारे गहने लेकर सोनार के पास जाता है और वो वहाँ पे जो है गिरवी रखता है। तो वहाँ से फिर उठाया हुआ जो पैसा रहता है वो सारा शिव प्रसाद जो है स्टॉक मार्केट में लगाता है। शुरुआती दिनों में तो जो है शिव प्रसाद को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, शायद 10,000 टू 20,000 ऐसा। फिर उसके बाद शिव प्रसाद को लॉस होना शुरू रहता है और फिर लॉस कवर करने के चक्कर में शिव प्रसाद क्या करता है कि अपने रिश्तेदारों से पैसे लेना शुरू करता है। वहाँ पे फिर क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कि माँ के ज़ेवर के जो पैसे थे वो भी और उससे लिए हुए पैसे जो रहते हैं वो एक परसेंटेज पे रहते हैं, यानी कि एक ब्याज पे, इंटरेस्ट पे उसने जो है उनसे पैसे लिए हुए रहते हैं। तो उसको क्या लगता है कि वो हो जाएगा, मैनेज कर देगा, क्योंकि रोज का रोज अगर प्रॉफिट आ जाता है तो कैसे ना, मतलब वो मैनेज नहीं कर सकता है, कर ही सकता है, ऐसा उसको लगता है। लेकिन मार्केट का क्या कि मतलब कभी डाउनफॉल आया तो मार्केट और डीप कितना जाएगा ये भी कोई बता नहीं सकता। तो सेम उस दिन वैसा ही होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी एक बात यह भी है कि स्टॉक मार्केट के बारे में शिव प्रसाद को कोई भी नॉलेज नहीं रहता है। जब उसका लॉस शुरू हो जाता है ना, तो उसके बाद वो एनालिसिस करना शुरू करता है और इंट्राडे बोलो, स्टॉक ऑप्शन बोलो या फिर जो है इंडेक्स ऑप्शन में वो ट्रेड करना शुरू करता है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल कम लगता है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। तो वो वही चूज़ करता है, ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन में वो ट्रेड करना शुरू करता है। शुरुआत में तो उसको फ़ायदा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है अच्छा से, लेकिन क्वांटिटी जैसे-जैसे वो बढ़ाता है, तो वैसे-वैसे उसको लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं। जो रिश्तेदारों से उसने पैसे लिए रहते हैं, तो वो भी इंटरेस्ट पे रहते हैं वो पैसे। तो लोग मतलब कितने दिन तक रुक सकते हैं, तो लोग माँगना शुरू करते पैसे कि हमारा पैसा दो बोल के। तो इसलिए फिर शिव प्रसाद क्या करता है कि लोन लेना शुरू करता है। एक तो उसको 25,000 ही सैलरी रहती है, उस सैलरी के ऊपर वो लोन लेता है, समथिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से तो ज़्यादा वो लोन लेता है और लोन लेके पैसे से वो फिर से ट्रेडिंग करना शुरू करता है। मतलब वो सोचता नहीं कि अगर ये पैसे लिए हैं तो जो है रिलेटिव्स को देने चाहिए, तो वहाँ पे वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है। और स्टार्टिंग में जो है शिव प्रसाद ने इक्विटी में भी ट्रेड किया रहता है, वहाँ पे भी उसको पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब जैसे-जैसे ऑप्शन में उसको लॉस होना शुरू होता है ना, तो वहाँ पे जो है वो इक्विटी से भी जो है पैसे निकाल कर वो पैसे ऑप्शन में लगाता है। तो बहुत सारा लॉस बनता है और जो उसने 1 करोड़ रुपीज़ का लोन किया था, तो वो भी जो सारा पैसा है जाता है। मतलब एक ही बार नहीं जाता है, कभी एक 2 लाख का लॉस होता है, कभी 3 लाख का लॉस होता है, कभी 10 लाख का लॉस होता है। ऐसे करके जो है शिव प्रसाद के पूरे 1 करोड़ रुपए जाते हैं। और फिर से जो है अगला कदम शिव प्रसाद क्या करता है कि लोन वगैरह हो गया, फ्रेंड से पैसे लेना हो गया, रिलेटिव से पैसे लेना हो गया, माँ के गहने वगैरह सब गिरवी रख के जो है वहाँ से भी जो है उसने पैसा लिया होता है। तो वो सारे सिस्टम तो हो गए, तो फिर वो जो है पर्सनल लोन लेना शुरू करता है। मतलब बाप रे! कि ट्रेडिंग की लत ऐसी है कि म वो क्या कर रहा है शिव प्रसाद, उसको कल्पना भी नहीं रहती है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं। उसको सिर्फ़ इतना ही रहता है कि जो उसका लॉस हुआ है, बस यार वो लॉस कवर हो जाए, फिर वो स्टॉक मार्केट को बाय-बाय कहेगा। तो ऐसा जो है माइंडसेट शिव प्रसाद का रहा रहता है। तो फिर आगे क्या करता है कि वो लोन लेना शुरू करता है और ऐसे करके एक 50 लाख तक पर्सनल लोन मिलता है, जैसे कि आपको पता ही है। पर से जो है उसके साथ-साथ ऐसे जो छोटे-मोटे जो लोन रहते हैं वो भी शिव प्रसाद लेके रहता है। तो ऐसे करके जो है शिव प्रसाद को ऑलरेडी जो है घर की पूरी ज़िम्मेदारी भी उसके ऊपर आती है और ऊपर से जो है उसने जो लोन लिए हुए रहते हैं, वो लोन का भी इंटरेस्ट उसको देने के लिए पैसा नहीं रहता है। मैं तो आपको बताती हूँ कि क्या कि शिव प्रसाद की जो सैलरी रहती है वो 25,000 रहती है और जो लोन रहता है वो लोन लोन ही पर मंथली उसका जो 60,000 के ऊपर लोन रहता है। तो मतलब सैलरी ही लोन से बहुत कम है, इंटरेस्ट से, ईएमआई से बहुत कम है। तो वो कैसे
सारा लोन जो है चुका पाएगा, लोगों के सारे पैसे दे पाएगा। लेकिन शिव प्रसाद को बात नहीं सोच में आती है और लोन भी वगैरह वो नहीं दे पाता है। तो बैंक वाले आखिर करके आ जाते हैं शिव प्रसाद के घर पे और जो है घर खाली करवाते हैं। और शिव प्रसाद जो जाता है अपनी फैमिली को लेकर रेंट के घर पे, मतलब ऐसा सिचुएशन देखो कि 2 करोड़ बंगले की कीमत रहती है और वो 2 करोड़ का बंगला उसको छोड़ना पड़ता है ईएमआई के कारण, लोन के कारण, और रेंट से उसको रहना पड़ता है। मतलब लग्जरी और लैविश लाइफस्टाइल पूरा एकदम डाउनफॉल हो जाता है, उसका जो लाइफस्टाइल है पूरे एकदम गिर जाती है। मतलब ऐसा इतना बुरा कंडीशन जो है शिव प्रसाद के साथ हो जाता है। और उसकी माँ का तो हाल अभी ऐसा है कि उसकी माँ भी बीमार रहती है और हर दिन वो भी रोती है। और शिव प्रसाद को भी अपने पुराने दिन याद करके इतना बुरा लगता है। उसके जो बच्चे हैं, उसको 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उसकी जो फरमाइश रहती है, उनका जो डिमांड रहता है ना, तो वो डिमांड शिव प्रसाद मतलब जल्दी से जल्दी जो है डिमांड कंप्लीट करता था। लेकिन अभी जो है शिव प्रसाद को बोलने के लिए भी वो मतलब सोच कर बोलता है कि अगर बच्चों ने कोई भी डिमांड अगर बच्चे करते हैं तो उनको वो क्या जवाब देगा। ऐसी कंडीशन जो है शिव प्रसाद के ऊपर आती है। और ठीक है कि घर का लोन वो कर सकता था, दे सकता था, लेकिन उसने जो है स्टॉक मार्केट का सहारा लिया और यहाँ पे जो है एक के बाद एक लोन, एक नया लोन लेते-लेते जो है अभी जो है शिव प्रसाद के ऊपर जो है सारा टोटल मिला के जो कर्जा है वो 5 करोड़ रुपीस बन गया है। 5 करोड़ का ईएमआई कैलकुलेट करेंगे ना तो पूरा दिमाग भी हिल जाएगा। और इतना सारा मतलब लोन का बोझा शिव प्रसाद के ऊपर है। और शिव प्रसाद को क्या है कि एक होप है कि ये भी दिन जाएंगे और उसके अच्छे भी दिन आएंगे। और बस इसी होप से जो है शिव प्रसाद अभी जी रहा है। उसने जो है अभी ट्रेडिंग करता है, शुरू है उसका ट्रेडिंग, सिर्फ एक एक लॉट से वो ट्रेडिंग करता है। मतलब जो क्वांटिटी उसने ज्यादा ली थी तो वो सारी की सारी क्वांटिटी बंद की है। लेकिन आई होप शिव प्रसाद को मतलब स्टॉक मार्केट अगर उसको सूट नहीं होता है तो शिव प्रसाद ने छोड़ना चाहिए था स्टॉक मार्केट, क्योंकि घर का लोन एक तरफ और ऊपर से जो है जो डबल उसके ऊपर जो कर्जा हो गया हो स्टॉक मार्केट के कारण हुआ है। यहाँ पे देखो, कहने का यह मकसद नहीं कि स्टॉक मार्केट में एक खराब चीज होती है। स्टॉक मार्केट अपनी जगह पे बहुत परफेक्ट है, बहुत ठीक है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन सिर्फ उसको पहचानना, उसका एनालिसिस करना ये अपने हाथ में रहता है। और यहाँ पे जो है रिस्क, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क, यानी कि ट्रेड करने के टाइम स्टॉप लॉस लगाना, यह भी एक बहुत बड़ी बात रहती है। अगर एसएल नहीं लगाते हैं तो देखो ना कि क्या होता है कि एसएल अगर नहीं लगाते हैं तो थोड़ा सा जो उनका लॉस रहता है ना, तो वो लॉस देखकर कई कई ट्रेडर्स का, बहुत सारे ट्रेडर्स का ये कहना रहता है कि वो देखना चाहते हैं कि लॉस होता है तो कितने हद तक होता है। ये उनकी आंखें जो है वो लॉस देखना चाहती है। माइंडसेट उनका नहीं रहता है कि उनका लॉस हो जाए बोल के, उनको नहीं लगता है। लेकिन क्या है कि अलग ही माहौल बनता है, अगर लॉस शुरू हो जाए ना तो दिमाग काम नहीं करता है और आंखें जो है ये देखना चाहती है कि लॉस हो रहा है, कितना होता है, ये देखना चाहती है आंखें। तो इसलिए ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग करने के टाइम एसएल लगाना बहुत जरूरी है। और यही जो है सिचुएशन शिव प्रसाद के साथ हो गई। एक तो उसने अपने पापा को भी खो दिया, ऊपर से घर को भी खोया, उसके साथ साथ जो है एक प्रेशर और एक बर्डन के साथ वो जी रहा है। पूरी उसकी लाइफ जो है पूरी बिगड़ गई है उसकी लाइफ। यानी कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी लाइफ में बहुत गलत बातें हो गई। और यहाँ पे बता के चले तो शिव प्रसाद जो है अपनी पापा की याद में हर दिन रोता है, लेकिन बाहर से नहीं रोता है, वो अंदर से रोता है। अंदर से उसको घुटन सी होने लगती है। वो सोचता है कि उसने क्या, आखिर क्या ही किया। मतलब जो कम लोन था, जो कम कर्जा था, वो उस कर्जे को उसने बढ़ाया और इतना बढ़ाया ना कि सोच से भी ऊपर उसने वो कर्जे को बढ़ाया है। और बस एक यही अच्छी बात है कि वो, उसके दिल में अभी भी होप है कि वो इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। आई होप वो कंडीशन से बाहर आ भी जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात यह है, शिव प्रसाद जो है वो बोलता है कि अगर वो
रो देता है फैमिली के सामने, तो फैमिली जो है फिर जो है पूरा मतलब फैमिली उसकी जो है रोने को लगेगी उसका रोना देखकर, इसलिए वो उसको जो रोना आता है वो रोकता है रोने के लिए। लेकिन वो दिल ही दिल में बहुत रोता है, बहुत अपने पापा को भी मिस करता है। और उसके साथ साथ उसने जो छोटे मोटे करके ऐसे जो लोन लिए हुए थे उसकी जो टोटल है वो पूरा 5 करोड़ रुपीस तक आ गई है। और जो बंदा है यानी कि शिव प्रसाद के पापा के साथ जिसने फ्रॉड किया है वो जो बंदा है अभी उसके ऊपर केस शुरू है, और ये जो केस है कोर्ट में भी पहुंची है। और कोर्ट में से जो एक वकील थे तो उन्होंने शिव प्रसाद को बोला कि ये जो XYZ ये जो बंदा है तो इसके ऊपर बहुत सारी केसेस है। और वकील का ये कहना है कि ये जो फ्रॉड वाला बंदा है इसका बस यही काम है कि लोगों के पास से पैसा लेना और गायब हो जाना। तुम अकेले ही नहीं हो, तुम्हारे जैसे ऐसे 11 लोग हैं जिसके साथ इस बंदे ने फ्रॉड किया है। और जो सारी जो टोटल है 11 लोगों की टोटल जो है सारे लोगों से उसने वो फ्रॉड बंदे ने 1-1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लिए हैं। यानी कि उसका मतलब टारगेट ही है कि हर एक पर्सन से अगर पैसा लेना है तो कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए, उससे कम नहीं। और इसी टारगेट के अनुसार उसने हर एक पर्सन से 1-1 करोड़ रुपीज लिए हैं। और वो सारे जो पर्सन है उनका भी केस वहां पे शामिल है, दर्ज है। और तो और वो बंदे का यानी कि जो फ्रॉड बंदा रहता है वो फ्रॉड बंदे के जो रिलेटिव यानी कि मामा और मामी, उसके जो सगे मामा मामी रहते तो उनके साथ भी वो बंदे ने फ्रॉड किया है। और वकील का कहना यह है कि वो जो बंदा है अगर 11 लोगों से उसने 1-1 करोड़ रुपीज लिए हैं तो उसके पास टोटल 11 करोड़ रुपीज हो गए। और वो गायब है, गायब है यानी कि उसका कहीं अता पता नहीं है। इसका मतलब कि वो इंडिया में है ही नहीं, वो इंडिया के बाहर है। और ऐसी सिचुएशन में तुम मतलब कैसे उसको ढूंढ सकते हो, कहाँ पे उसके खिलाफ केस कर सकते हो, तुम ही बताओ। अब जो वकील है उनका यह कहना है, तो अब शिव प्रसाद को क्या लगा होगा देखो ऐसी बातें सुनकर। और उनका कहना है मतलब वकील के अनुसार जो है वो जो बंदा है अभी इंडिया में नहीं रहता है और इंडिया के बाहर ही रहता है। शायद वो इंडिया में कभी आ भी जाए तो भी मतलब शिव प्रसाद का पैसा तो डूब ही गया, सारे लोगों का भी पैसा डूब गया। लेकिन शिव प्रसाद ने स्टॉक मार्केट के लिए जो कुछ पैसा लिया था या फिर उसके साथ साथ शिव प्रसाद ने जो है रिलेटिव से अपने फ्रेंड से जितना भी पैसा लिया था वो सारे के सारा इंटरेस्ट के ऊपर वो पैसा है। और अभी शिव प्रसाद मतलब ये सारी सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, लेकिन कुछ पता नहीं है वो कैसे क्या बाहर आ जाएगा। लेकिन शिव प्रसाद को होप है कि वो इन सारी कंडीशन को पार करके बाहर आ जाएगा। और अपने वो माँ को भी प्रॉमिस करता है कि तुम जो है माँ बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि जो है मैं जो ये सारी सिचुएशन ये बदल दूंगा। आई होप ऐसा ही हो जाए। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में यही कहना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो तो अच्छा से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इतना ज़रूरी है ना कि मतलब इतना सारा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में अगर अच्छे से प्रॉफिट चाहिए तो। और स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो एक ही लॉट से ट्रेड करो, बस बस एक ही लॉट से, इससे ज़्यादा आप लॉट साइज मत बढ़ाओ। एक ही लॉट से बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है और एक ही लॉट से आप ट्राई करो, बस यही है फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या सीख मिलती है फ्रेंड, स्टॉक मार्केट के बारे में आपकी क्या राय है और शिव प्रसाद के बारे में भी, तो ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, फाइनेंशियली न्यू स्टोरीज के लिए आपको अगला भी खास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।